Hello my dear students. So let's begin with a exercise numerical. पहले हम देखेंगे न्यूमेरिकल 5.1. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड द इंस्ट्रक्शन. यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है फॉर सिंप्लिसिटी इन न्यूमेरिकल्स एंड कैलकुलेशंस टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल्स पे हमें ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है. ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है. Okay, now let's start with exercise numerical number 1. Give the magnitude and direction of net force. हमें जो net force है वो net force की direction and magnitude दोनों निकालना है. कौन से केस में? चलो A, B, C, D, E 5 केस आपको दिए हुए. Let's start with the case number A. A drop of rain falling down with a constant speed. ठीक है, तो यहाँ पे एक रेन ड्रॉप है काइंड ऑफ दिस और वो नीचे गिर रहा है. बट कैसे नीचे गिर रहा है? कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रहा है. तो चैप्टर के इनिशियल में मैंने बता दी कांस्टेंट स्पीड क्या होता है. कांस्टेंट स्पीड मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन क्या है? जीरो. तो कांस्टेंट स्पीड में एक्सेलरेशन जीरो होता है. हमें तो फाइंड करना है फोर्स. सो फोर्स F इज इक्वल टू एम ए. भाई जब एक्सेलरेशन ही जीरो है तो फोर्स भी कैसा होगा? जीरो. ये मैंने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है कि फोर्स अगर प्रेजेंट है, इफ फोर्स इज प्रेजेंट तो एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा ही होगा, और अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा. ठीक है, चलो पार्ट 2 बी पोर्शन. अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन अ वाटर. तो भाई एक कॉर्क है वो ऐसे पानी में तैर रहा है. क्वेश्चन में देखो वर्ड यूज किया फ्लोटिंग ऑन द वाटर. तो मैंने आपको सीखा था कि जब ऑब्जेक्ट पानी में होता है तो दो टाइप के फोर्स लगते हैं. एक तो नीचे mg लगेगा ही लगेगा, लेकिन पानी ऊपर एक बियॉन्ड फोर्स लगाता है m0g. अगर mg ज्यादा होगा तो कॉर्क डूब जाएगा. अगर m0g ज्यादा है तो एग्जैक्टली पूरा का पूरा सरफेस पे होगा ऐसा. बट यहां पे तैर रहा है. यहां पे क्या होगा? तैर रहा है. तैर रहा है मतलब टोटल फोर्स कितना है? जीरो. हियर cork is floating, so we can say weight force mg is balanced by beyond force m0g. मतलब ये दोनों इक्वल है इसीलिए ये तैर रहा है. ठीक है, चलो तो टोटल फोर्स जितना फोर्स mg है उतना ही ऊपर m0g है. सो टोटल फोर्स F नेट कितना हो गया? इसमें भी जीरो. भाई जब फोर्स ही नहीं है तो ऑब्वियसली डायरेक्शन भी नहीं लगेगी. हमें तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों फाइंड करना है. जब फोर्स ही जीरो है तो डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है. चलो सी. अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई. काइट है और अच्छे से उसको स्टेशनरी रखा है. भाई स्टेशनरी मतलब वेलोसिटी जीरो. वेलोसिटी जीरो मतलब यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन भी कैसा हो जाएगा? जीरो. ठीक है, चलो क्योंकि वो मोशन ही नहीं कर रहा तो एक्सेलरेशन जीरो. एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स भी जीरो. चलो अ कार moving with a constant velocity 30 km per hour on a rough road. रेडी? चलो तो यहां पे भी अगेन कांस्टेंट वेलोसिटी है. रेडी? अब वेलोसिटी कांस्टेंट इसके जैसा तो एक्सेलरेशन भी जीरो तो ऑब्वियसली फोर्स भी जीरो. चलो अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेस फार फ्रॉम ऑल मेटल ऑब्जेक्ट्स एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो इलेक्ट्रॉन है ना तो उसके नियर बाय कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ही नियर बाय कोई मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ भी नहीं है.
मतलब कोई ऐसा फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है जो इस पे फोर्स लगाए। अगेन यहाँ पे फोर्स कैसा हो जाएगा, जीरो। रेडी, सिंपल। चलो आगे क्या, 8-10 न्यूमेरिकल तो बहुत इजी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। अ पेबल ऑफ मास 0.05 ग्राम किलोग्राम, सॉरी। सो मास दिया है 0.05 किलोग्राम, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। हमने ये पेबल को क्या किया है, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन पेबल। पेबल को हमने ग्राउंड में से ऐसे ऊपर थ्रो किया है। पहला केस है ए, ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन। भी हमें फाइंड क्या करना है, सेम नेट फोर्स जो फाइंड करना है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, नेट फोर्स, और नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड करना है। चलो केस नंबर ए, ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन। रेडी, चलो तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और ड्यूरिंग द मोशन उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज होती है मतलब रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कहाँ होता है, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पे जो रिटार्डेशन वो है हमारा ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो मेन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है, वो है ग्रेविटी। रेडी, तो यहाँ पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो टोटल फोर्स ऑलवेज नीचे mg तो लगेगा ही, और यहाँ पे सिर्फ ये एक ही फोर्स लग रहा है mg। रेडी, तो m की वैल्यू हमें दे रखी है 0.05, ग्रेविटी लेनी है हमें 10, तो आंसर आएगा 0.5 न्यूटन। और ये mg कहाँ लगेगा, ये mg लगेगा डाउनवर्ड। कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड। चलो केस बी, ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन। मान लो कि हमारा पेबल जो है अब नीचे आ रहा है। भाई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो, ग्रेविटी तो ऑलवेज नीचे ही लगेगी, तो वेट फोर्स तो ऑलवेज नीचे ही लगेगा। ये केस में भी mg वही होगा 0.05 इंटू 10, 0.05 न्यूटन, अगेन डाउनवर्ड। सी, एट द हाइएस्ट पॉइंट वेर इट्स मोमेंटली एट रेस्ट। तो जब हमारा ये पेबल है मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, यहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो। भाई फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पढ़ाया था, कि मैंने ये पढ़ाया था कि भी कांस्टेंट ये वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो, ऐसा मैंने पढ़ाया था। बट ये केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये फ्री ऑब्जेक्ट है। खैर मैं अगर ऐसा बोलूँ कि भाई ऑब्जेक्ट तो हवा में है, हवा में तो नीचे ग्रेविटी लगेगी ही लगेगी, मतलब mg तो नीचे लगेगा ही लगेगा, तो भाई वो mg काइट में भी तो लगनी चाहिए ना, क्योंकि काइट भी तो हवा में है। बट काइट को थ्रेड से बांधा हुआ है, तो वहाँ पे थ्रेड जो है वो फोर्स को बैलेंस कर सकता है। यहाँ पे ऐसा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है ही नहीं, एक ही फोर्स है ग्रेविटी। जब ऑब्जेक्ट मोमेंटली भी थोड़ी देर के लिए भी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, तब भी ग्रेविटी नीचे लगती है एंड mg नीचे लगेगा ही लगेगा। सो वो केस में mg 0.05 इंटू 10, 0.5 न्यूटन। अगेन ये फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। चलो, डू योर आंसर्स चेंज इफ द पेबल वॉज थ्रोन at an angle of 45 degree with the horizontal directions and ignore air resistance। भाई ये सब तभी पॉसिबल, पूरा फिजिक्स तभी पॉसिबल है जब अगर हम एयर रेजिस्टेंस इग्नोर करें तो, है ना। एयर रेजिस्टेंस होगा तो ऐसा नहीं होगा, मान लो पेबल हल्का और बहुत जोर से हवा, इस पेबल उड़ जाएगा, बट हमने एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट किया हुआ है। अब डी में हमें क्या बोला है भाई, डी में ऐसा बोला है कि पेबल को हम ऐसे थ्रो कर रहे हैं, मतलब कैसे, विथ एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे अगर थ्रो करें तो क्या ये सारे आंसर्स चेंज हो जाएंगे। तो भाई
ए और बी केस क्या था भाई? ए और बी केस ये था कि ऑब्जेक्ट जब ऊपर जा रहा है और ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रहा है तब ग्रेविटी क्या लगेगी। तो ये केस में जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ग्रेविटी तो भाई नीचे ही लगेगी। सो इसमें आंसर ये आएगा, इन दिस केस आंसर्स ऑफ ए एंड बी विल नॉट ऑल्टर्ड, मतलब चेंज नहीं होंगे। इसमें ए और बी के आंसर चेंज वर्ड यूज करते हैं, चेंज नहीं होंगे। अब सी की बात कर रहे हैं, जब मोमेंटरीली रेस्ट पोजीशन में होता है तब। तो यहां से तुम किसी पेबल को ऐसे थ्रो करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जहां पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी। बट प्रोजेक्टाइल मोशन में दो वेलोसिटी होती है, एक वेलोसिटी होती है vx जो कि ऑलवेज होती है कांस्टेंट, और दूसरी होती है vy जो चेंज होती है। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कभी भी 0 नहीं होती, वो कांस्टेंट ही रहती है। वेलोसिटी कौन सी चेंज होती है भाई? वाई एक्सिस की। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी, यस आंसर इज करेक्ट कि भी वेलोसिटी 0 होगी। सॉरी, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, बट कौन सी? सिर्फ वाई एक्सिस का वेलोसिटी 0 है, एक्स एक्सिस का वेलोसिटी 0 नहीं है। और यहाँ पे ग्रेविटी तो डाउनवर्ड ही लगेगी, वो तो नीचे mg ही लगेगा, बट वेलोसिटी में y 0 होगा, x 0 नहीं होगा, बिकॉज x इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विथ न्यूमेरिकल नंबर 3। Give the magnitude and direction of the net force acting on a stone of mass 0.1 किलोग्राम। तो ये एक स्टोन है और स्टोन का मास दिया हुआ है 0.1 किलोग्राम। चलो पहला केस ए, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ स्टेशनरी ट्रेन। ठीक है, चलो तो राइट नाउ ट्रेन इज स्टेशनरी। आपको याद हो तो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था कि ऑब्जेक्ट को जिस टाइम पे थ्रो करते हैं उस टाइम का ही एक्सेलरेशन वहां पे लगेगा और उसी के अकॉर्डिंग उस पर फोर्स लगेगा। अभी ट्रेन स्टेशनरी है, मतलब ट्रेन की वेलोसिटी 0 तो ट्रेन का एक्सेलरेशन भी 0। तो जब हमने स्टोन को ट्रेन में से थ्रो किया था तब क्या एक्सेलरेशन था? 0। रेडी? बट देखो हमें यहां पे क्वेश्चन क्या बोला है, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ स्टेशनरी ट्रेन। तो जब तक हमारे हाथ में स्टोन है, स्टोन जब तक हमारे हाथ में है तब तक उसका एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि ट्रेन का भी 0 है तो ऑब्वियसली स्टोन का भी 0 ही होगा एक्सेलरेशन। बट जैसे ही हमने उसको ड्रॉप किया है, विंडो में से जैसे ड्रॉप करते हैं तब उसका ट्रेन के साथ कांटेक्ट छूट गया। ऑन द स्पॉट उस पर कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा? नाउ जो उस पर एक्सेलरेशन लगेगा वो हो जाएगा ग्रेविटी। तो अब उस पर कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू एम इंटू जी। तो m था हमारा 0.1 और ग्रेविटी लेनी है 10, तो फोर्स हो जाएगा 1 न्यूटन। और ये फोर्स कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड। चलो बी, just after it is dropped from the window of a train running at a constant velocity of 36 meter per second. Now B, train is moving with constant velocity 36 किलोमीटर पर आवर। भाई कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0। अब एक्सेलरेशन 0, अब देखो जब तक स्टोन तुम्हारे हाथ में है तब तक स्टोन का भी एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो अभी ट्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ट्रेन का एक्सेलरेशन 0 तो स्टोन का भी 0। बट जैसे ही तुमने उसको विंडो में से ड्रॉप किया तो अब उस पर लगेगी ग्रेविटी, तो वापिस उस पर एक्सेलरेशन लगेगी ग्रेविटी और सेम फोर्स लगेगा mg 0.1 इंटू 10 मतलब
1 न्यूटन एंड अगेन ये फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। रेडी, चलो सी जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन एक्सेलरेटिंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नाउ ट्रेन इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो मान लो कि अभी आपके हाथ में स्टोन है तो स्टोन का भी एक्सेलरेशन यही होगा, बिकॉज जब तक स्टोन तुम्हारे हाथ में है वो ट्रेन से कनेक्टेड है। ट्रेन का एक्सेलरेशन 1 तो स्टोन का भी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट हमें फाइंड करना है जस्ट आफ्टर ड्रॉप फ्रॉम द विंडो। तो अगेन जैसे ही हमने ड्रॉप किया उस पर एक्सेलरेशन लग जाएगा ग्रेविटी जितना। अगेन सेम फोर्स 0.1 इंटू 10 मतलब 1 न्यूटन और अगेन ये फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। रेडी, चलो डी lying on the floor of a train which is accelerating with 1 meter per second square, the stone began at rest relative to train। यहां पर भी नेग्लेक्ट करना है हमें एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ट्रेन is moving with acceleration a is equal to 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां पे ऑब्जेक्ट जो है उसको इस बार हम ड्रॉप नहीं कर रहे हैं विंडो में से। अभी वो जो स्टोन है वो एप्पल के ट्रेन के कंपार्टमेंट में ग्राउंड पे ऐसे पड़ा हुआ है। तो ट्रेन का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्टोन अभी ट्रेन के साथ अटैच है तो ऑब्वियसली स्टोन का एक्सेलरेशन भी हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो F इज इक्वल टू ma। तो मास हमारा था 0.1 एंड एक्सेलरेशन था 1। ठीक है, तो यहां पे उसका फोर्स कितना हो जाएगा? तो भाई यहां पे उसका फोर्स हो जाएगा 0.1 न्यूटन। कौन सी डायरेक्शन में? जहां पे ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में, ट्रेन मूविंग डायरेक्शन। रेडी, ट्रेन अगर इधर जा रही है तो उस पर फोर्स भी यही डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4। One end of a string of length L is connected to a particle of mass m and the other to a small peg on a smooth horizontal table। चलो ये टेबल है, टेबल का हम टॉप व्यू ले रहे हैं। टेबल का क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे? टॉप व्यू। अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग है L लेंथ की, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमने बांध दिया है। ठीक है, एंड द स्टोन इज मूविंग सर्कुलर पाथ, मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। चलो, इफ द पार्टिकल्स मूव्स इन अ सर्कल विथ अ स्पीड v, सेम स्पीड से वो गोल गोल घूम रहा है। सो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंटर में कौन सा फोर्स लगेगा ये केस में? ऑप्शन दिए आपको T, दूसरा है T माइनस एम वी स्क्वायर बाय एल, तीसरा है T प्लस एम वी स्क्वायर बाय एल और D फोर्स है 0। भाई कितना फोर्स लगेगा? तो यहाँ पे सेम स्पीड से ही गोल गोल घूम रहा है, मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? तो एक फोर्स लगता है सेंटर में जो कि होता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। बट यहाँ पे हमने एक डोरी से बांधा हुआ है तो डोरी में टेंशन लगेगा T। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? डोरी में टेंशन लगेगा T और एम वी स्क्वायर बाय आर कहाँ लगेगा? आउटवर्ड। ये मैंने आपको वो कार का जो सर्कुलर ट्रैक वाला मोशन था ना, वी मैक्सिमम जब फाइंड किया था उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था कि थ्रेड है तो एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू टी हो जाएगा, प्लैनेट्स है तो जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी हो जाएगा, अरे
यहाँ पे हो जाएगा mv²/r, है ना। तो ये केस में सेंटर में क्या फोर्स लगा, टेंशन, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। रेडी, चलो इसके लिए वो मैंने आपको बताया था ना कि मान लो ये अर्थ है एंड दिस वन इज अ मून, तो ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सो ये केस में क्या होगा भाई, ये केस में एक साइड लगेगा mv²/r और यहाँ पे लगेगा gm1m2/r², है ना, सब में ऐसा ही होता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5। अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। भाई हमें रिटार्डिंग फोर्स दिया है, मतलब ये फोर्स वेलोसिटी को कम कर रहा है, ठीक है। 50 न्यूटन, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कि भाई ये रिटार्डिंग फोर्स है, स्पीड कम कर रहा है ये फोर्स। इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास m = 20 किलोग्राम। ऑब्जेक्ट इज मूविंग इनिशियली विथ स्पीड ऑफ 15, इनिशियल स्पीड दी है 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 करनी होगी तो कितना टाइम लगेगा, फाइनल वेलोसिटी 0 करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का मास है, तो F = ma तुम अप्लाई करो। भाई F दिया है हमें 50, मास है हमारा 20, एक्सेलरेशन हम फाइंड कर लेंगे, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 50/20, 5/2, मतलब एक्सेलरेशन हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फोर्स रिटार्डिंग है तो एक्सेलरेशन भी हमारा क्या हो जाएगा, रिटार्डिंग ही हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। हमें तो क्या फाइंड करना था, कभी इतना फोर्स लगाया है, इनिशियल वेलोसिटी 15 है, फाइनल वेलोसिटी 0 होते होते कितना टाइम लगेगा, v = u + at, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल इज 15, एक्सेलरेशन है -2.5 एंड टाइम t जो हमें फाइंड करना है, ये नेगेटिव वाला टर्म लेफ्ट में ले लो। सो 2.5 × t = 15, तो t = 15/2.5, तो t हमारा हो जाएगा 6 सेकेंड। रेडी, इजी न्यूमेरिकल, राइट। ओके, स्पीड ज़्यादा लग सकती है, मुझे भी पता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहा हूँ। 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को इतनी स्पीड से नहीं जाना चाहिए। लाइव क्लासेस, फिजिकल क्लासेस अलग बात है। यहाँ पे हमारे पास 30 मिनट्स है, ये 30 मिनट्स में हमें 1 आवर का जो कंटेंट है वो पढ़ना है। रीज़न, क्योंकि इसको तुम फॉरवर्ड रिवर्स पॉज कर सकते हो, है ना, इसीलिए थोड़ी स्पीड में मैं जाऊँगा। अ कांस्टेंट फोर्स, न्यूमेरिकल नंबर 6, a constant force acting on a body of mass 3 किलोग्राम, मास दिया हुआ है 3 किलोग्राम, चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 to 3.5। भाई इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल है 3.5 मीटर पर सेकेंड, और इसके लिए टाइम लग रहा है हमारा 25 सेकेंड। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, सिर्फ स्पीड ही चेंज हो रही है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सिंपल, हमें भाई फोर्स के बारे में ही तो फाइंड करना है। तो सेम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = ma, ठीक है। फोर्स तो हमें फाइंड करना है, मास दिया है 3 किलोग्राम, एक्सेलरेशन नहीं दिया तो एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, v = u + at, v = u + at, फाइनल वेलोसिटी है 3.5, इनिशियल वेलोसिटी है 2, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, t दिया है 25 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पहले यहाँ पे ले आओ, तो 3.5 - 2 मतलब 1.5 = 25a, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 1.5/25। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू बहुत छोटी आएगी, वो होगी 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो F = m, m हो गया 3 और एक्सेलरेशन हो गया 0.06
6, तो फोर्स की वैल्यू होगी हमारी 0.18 न्यूटन। अगेन वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, राइट, है ना। ये सब तो बहुत इजी, 9th स्टैंडर्ड में कर चुके हो ये सब तो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक मिनट, चलो नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 7। A body of mass 5 kilogram is acted upon by two perpendicular forces। दो फोर्स लग रहे हैं, 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, बोथ आर परपेंडिकुलर। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, मान लो F1 वो है 8 न्यूटन और दूसरा उसके परपेंडिकुलर है F2 6 न्यूटन। दो फोर्स लग रहे हैं। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो ये बॉडी का फाइनल एक्सेलरेशन कितना होगा और कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो पहले ये देखो भाई, ये बॉडी पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है। सो यहां पे वी कैन से नेट फोर्स F नेट क्या होगा, F1 प्लस F2, ये हमारा टोटल फोर्स है। बट ये फोर्स की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, वेयर थीटा इज अ एंगल बिटवीन टू फोर्सेस जो कि 90 है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 90। भाई हमें पता है कि cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा 0। सो F नेट क्या बचा हमारे पास, सिर्फ अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। तो F1 की वैल्यू हमें दे रखी है 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस F2 हो जाएगा हमारा 6, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो नेट फोर्स की वैल्यू हमें मिलेगी अंडर रूट 64 प्लस 36, मतलब अंडर रूट 100, मतलब फोर्स हमारा नेट हो जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है भाई, हमें तो ये फाइंड करना था कि फाइनल एक्सेलरेशन कितना है। तो फॉर्मूला आएगा F इज इक्वल टू ma। नेट फोर्स ले रहे कंसीडर, तो एक्सेलरेशन भी नेट ही मिलेगा हमें। चलो नेट फोर्स हमें मिला 10, ऑब्जेक्ट का मास है 5 किलोग्राम, तो यहाँ पे लिख दो 5, तो A नेट मिल जाएगा। भाई यहाँ पे A नेट मिलेगा हमें 10/5, मतलब नेट एक्सेलरेशन मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हमें कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा ये एक्सेलरेशन। तो ऑब्वियस चीज है कि जहां पे हमें पता है कि F इज इक्वल टू ma, जो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा वही डायरेक्शन में फोर्स होगा, जो डायरेक्शन में फोर्स है वही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लगेगा, भाई यहाँ लगेगा, यह है रिजल्टेंट फोर्स। तो जो डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स की है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की भी होगी। तो भाई इसकी डायरेक्शन क्या है, मान लो यह है थीटा, यहाँ पे पूरा ट्राइंगल बना दो, तो यहाँ पे हम tan थीटा लेंगे भाई। तो tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है, F2 है, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, F2 की वैल्यू 6 है, तो ये हो गया 6, और ये एडजेसेंट क्या है 8 न्यूटन। तो 6/8 करोगे तो क्या हो जाएगा 3/4। तो कैलकुलेटर में 3/4 करो, डिवाइड करो, देखो क्या आंसर आया है। नेचुरल टेंजेंट्स में जाओ और नेचुरल टेंजेंट्स में जाके देखो कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा एंगल बन रहा है। वो एंगल है ये एंगल। क्या बन रहा है मुझे यहाँ पे पता नहीं है, ठीक है, मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो मान लो कि फॉर एग्जांपल की एंगल बन रहा है 32 डिग्री फॉर एग्जांपल। तो मीनिंग क्या होगा कि हियर फोर्स इज एक्टिंग एट एंगल 32 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, सो नेट एक्सेलरेशन इज ऑल्सो एट एंगल ऑफ 32 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। 32 एक एग्जाम्पल दिया है, वो राइट आंसर है कि नहीं मुझे पता नहीं है।
राइट आंसर तुमको यहाँ से फाइंड करना है। रेडी? सो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 7 तक। अच्छे से सॉल्व करो इसको स्टेप बाय स्टेप, खुद की नोटबुक बनाओ। थियरी की नोट्स नहीं बनाओगे चलेगा, न्यूमेरिकल्स की खास बनानी है, ठीक है? अच्छे से सारे न्यूमेरिकल्स लिखो, अच्छी सी नोट्स बनाओ, प्रिपेयर वेल। और कुछ भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।